नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये तो आप और हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को एक झटका लगा था। लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव हों, लोकल बॉडीज के चुनाव हों, नगर निगम हों, पूरी तरीके से लोग अब भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पीछे लामबंद दिखाई दे रहे हैं। अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए, 29 नगर निगमों के देवेंद्र फडणवीस ने दावोस रवाना होने से पहले कह दिया था कि 25 में भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगियों का मेयर बनने जा रहा है। तो ये कोई छोटी-मोटी कामयाबी नहीं है। इससे भी बड़ी कामयाबी मुंबई, जहां कभी भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बना और जिस पर लगभग एक छत्र राज रहा, मातोश्री का, ठाकरे परिवार का, शिवसेना का, वहां भी अब भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने के पूरे पूरे चांस हैं। हालांकि मीडिया में लगातार कुछ कुछ खबरें आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे 2.5 साल के लिए चाहते हैं, कोई कहता है 1 साल के लिए चाहते हैं, कोई कहता है कि दिल्ली में ही अब तय होगा कि किसका मेयर हो किसका ना हो। लेकिन ये मीडिया अपने तरीके से चीजों को चलाता है और फिर समय के साथ वो चीजें अपने आप दम तोड़ देती हैं। लेकिन आज हम इससे आगे की बात करेंगे भाऊ तोरसेकर जी से। उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाऊ प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, मेयर कौन होगा कौन नहीं होगा ये तो और अगले हफ्ता 10 दिन में तय हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये मंगल प्रभात लोढ़ा ने एक बयान दिया और उसके बाद से लगातार थोड़ी राजनीति गरमा रही है। उन्होंने कहा कि ठाकरे परिवार खत्म हो गया। क्या हम ये मान ले कि ठाकरे परिवार खत्म हो गया, या ये अतिरेक पूर्ण बयान है? क्योंकि अभी भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद राज ठाकरे को उतना भले ही फायदा ना मिला हो, पर दोनों को फिर भी 70 सीटें तो मिली हैं। तो ऐसा कह देना क्या थोड़ा अतिरेक पूर्ण है, या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल अतिरेक पूर्ण है, इससे उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखो, पॉलिटिक्स में ऐसी बातें बोली जाती है क्योंकि एक बात आप समझ लो कि उन्होंने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली और उसमें कुछ बोल दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। उनको सामने जाकर कोई पूछता है, हाँ आज संजय राउत ने ऐसा ऐसा कुछ कहा है, कल राज ठाकरे ने ऐसा ऐसा कुछ कहा है, तो उसके जवाब में अगर कोई बोल देता है तो उसका स्टेटमेंट मैं नहीं मानता, किसी का भी। ये जो मीडिया वाले जाकर कहीं भी किसी को भी उकसाते हैं कि हाँ अभी अभी खबर आई है कि ट्रंप ने ये बोल दिया। आप मुंबई के कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद अगर कोई नेता जीत कर आया है और उसको हार वार माला डाल दी जा रही है और बीच में कोई लागा कैमरा लेकर और ट्रंप ने अभी अभी ये बोला है, अरे ट्रंप का क्या बात है, मुंबई कॉरपोरेशन का चुनाव है। लेकिन ये जो मीडिया का बचकानी हरकतें चलती है उसमें ऐसे बयान निकल कर आते, वो सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती। एक बात है कि और दूसरे कहने का और एक मतलब ये है कि कोई भी परिवार हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी पार्टी हो, ऐसे खत्म नहीं होती। वो अगर उनमें दम है तो वो बाउंस बैक हो सकती है। अभी देखो महाराष्ट्र में कम से कम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो अम्बेडकराइट मूवमेंट थी उसके 8-10 गुट बन गए। शिवसेना के अभी 3 गुट है, कांग्रेस के भी 3-4 गुट है, कम्युनिस्टों के भी 3-4 गुट है। तो वो है, कभी कभी यहाँ वहां आंदोलन में दिखाई देते, वो खत्म हुए ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, जनमानस पर उसकी जो जादू होती है वो कम हो गई है या कम होती जा रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ऐसे वैसे तो इनको भी जो मिला है, सीटें मिली है, वो अगर हम देखें तो उसकी तुलना में बहुत सालों के बाद पवार कैंप जो है उनको कुछ भी नहीं मिला है। यानी बारामती या और पुणे डिस्ट्रिक्ट में जिनको मानो कि महाराजा माना जाता था,
पवार को दुनिया में पहचान देने वाला अगर कोई चुनाव क्षेत्र है तो वो बारामती लोकसभा है। अब बारामती हो, बारामती पुणे से आता है, पुणे कॉरपोरेशन, और उसके बाजू में नया कॉरपोरेशन कुछ साल पहले बना पिंपरी चिंचवड़, दोनों जगह इनका सुपड़ा साफ हो गया। तो फिर भी पवार खत्म हो गया ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अगर अच्छी टीम बनाएंगे तो बाउंस बैक करके आ सकते हैं। आपको याद होगा 2007 में शायद या 6 में वेस्ट इंडीज में हमारा वर्ल्ड कप हो रहा था दुनिया का, उसमें पहले ही राउंड में भारत और पाकिस्तान दोनों बाद हो गए, वो यानी फाइनल सेमीफाइनल में पहुंचे ही नहीं, क्वार्टर फाइनल में। तो इसका मतलब भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म हो गया ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके बाद देखते देखते इतना बदलाव आ गया कि आज दुनिया में भारत एक क्रिकेट का परचम लहरा रहा है। तो ये बात मुझे अतिशयोक्तपूर्ण लगती है कि ऐसा बोलना, लेकिन क्या होता है कि ऐसी बातें करो तो ही मीडिया में कुछ छप कर आता है या टेलीकास्ट किया जाता है। आपको याद होगा बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है पृथ्वीराज चौहान, वो तो अच्छे खासे बुद्धिजीवी है, ज्ञानी है, लेकिन 2-3 बयानबाजी उन्होंने ऐसी की कि समझ में नहीं आता, रही इसको क्या हो गया, ये क्या पागल हो गया। ऐसी बातें उन्होंने की कि कुछ 19 दिसंबर तक देश का प्रधानमंत्री बदलेगा और मराठी प्रधानमंत्री बन जाएगा वगैरह वगैरह। तो क्यों किया उन्होंने? मुझे लगता है कि मीडिया, अगर आप सीधी सादी और अच्छी वाली बात बोल दो तो मीडिया उस पर गौर नहीं करता, ना कि उसको पब्लिश करता है। तो शायद इसमें ऐसे बयान निकल आते या उकसाने वाला सवाल पूछा गया तो सामने वाला भड़काऊ बयान देने जैसी बात करेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बाबू, लेकिन एक बात तो बिल्कुल विश्वास के साथ कही जा सकती है कि ठीक है, लोकसभा चुनाव में इन लोगों को आंशिक सफलता मिलती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बाद के जो 3 चुनाव हैं उनमें तो महाराष्ट्र की जनता ने एक तरीके से इनको दीवार से लगा दिया है, तीनों को ही, चाहे शरद पवार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो। तो ये हुआ क्या है और इसके संदेश क्या हैं? नहीं, एक बात होती है, हम जो सामने आता है उसके आधार पर उसके आगे पीछे देखते नहीं, उसका स्टडी नहीं करते और बोल जैसे अभी इन्होंने ठाकरे परिवार खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं होती। उसी तरह से लोकसभा का चुनाव ये एबरेशन था, एक अपवाद था। इसमें अगर अपनी पूरी ताकत लगाकर भारतीय जनता पार्टी उतरी ही नहीं थी तो आपको जो जीत मिली वो टेम्पररी थी। अब आप एक सीधी बात देखो कि लोकसभा का धूलिया नाम का जो चुनाव क्षेत्र है उसमें 6 विधानसभाएं आती, उसमें से 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिसमें लोकसभा का जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसको तो बढ़त मिली थी। 6ठा विधानसभा क्षेत्र ऐसा था कि जिसमें वो पूरा 5 विधानसभा क्षेत्रों का जो बढ़त थी वो वाइप आउट हो गई, मालेगांव। हाँ, अब मालेगांव में 1,98,000 वोट कांग्रेस को मिल गए और कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से मेरा ख्याल है शोभा बच्चा वैसा कुछ नाम है, कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। तो वो जीत अगले 6 महीने में टिक नहीं पाई, क्योंकि पांचों के पांचों विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी तो जीत गई क्योंकि लोकसभा में भी उनको बढ़त थी, लेकिन जिस 6ठे लोकसभा विधानसभा क्षेत्र ने कांग्रेस के लोकसभा कैंडिडेट को जिताया था वहां कांग्रेस का एमएलए तक नहीं बन चुका। क्यों? क्योंकि वहां जो ओवैसी की पार्टी का शायद या कोई मुस्लिम पार्टी है उसका एमएलए बना। इसका मतलब ये था कि एक लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है तो 5 में बीजेपी चुनकर आई, एक में कुछ ओवैसी की पार्टी चुनकर आई। इसका मतलब ये जो लोकसभा का चुनाव था और उसमें कांग्रेस जीत गई थी तो वो कांग्रेस की जीत नहीं थी। 5 विधानसभा क्षेत्र में 2 नंबर में होते हुए और
छठा विधानसभा क्षेत्र था, उसका पूरा का पूरा 80-85% वोट आपको मिल गया, इसलिए आप जीत गए। लेकिन वो भी वोट आपके नहीं थे, वहां के वोटर को बीजेपी को हराना था, इसलिए वो बीजेपी को हराने वाले कांग्रेस के पीछे आ गए। लेकिन जब चुनाव और छोटा हो गया, मालेगांव तक सीमित हो गया, तो वहां कांग्रेस हार गई और 5 तो जगह हारी गई। अब ये कॉरपोरेशन पर हम आते हैं, तो कॉरपोरेशन में मालेगांव में कांग्रेस की बात ही छोड़ो, सब वो मुस्लिम पार्टी जीत गई है। तो कहने का मतलब है लोकसभा में कांग्रेस की या उद्धव ठाकरे या एमवीए की बड़ी जीत हो गई, शरद पवार की बड़ी जीत हुई। एक भूल भुलैया था जिसमें बीजेपी पूरी ताकत लगाकर लड़ी ही नहीं थी। तो जो परिणाम सामने आ गया, अगर मैं एक समझो 6 बजे का कुछ कार्यक्रम है और मैं वहां नहीं पहुंच गया और आप पहुंच गए, इसका मतलब आप जीत गए ऐसा नहीं होता। आप हाँ ठीक है, आपका नंबर लग गया, लेकिन अगर मैं होता वहां तो जो रेस होती और उसके बाद आप जीतते तो आपकी जीत होती है, वरना आपको पास दिया गया, यानी किस्मत से आप जीत गए। तो जो लोकसभा का रिजल्ट था वो किस्मत की बात थी, लॉटरी जैसी थी, या आपको रास्ते पर पड़ा हुआ बटवा मिला, वो आपका इनकम नहीं था, आपने कमाई हुई वो जीत नहीं थी। बस उसका ही परिणाम हम बाद में देख रहे हैं, विधानसभा हो या नगर पालिका हो या अभी महापालिका हो, कॉरपोरेशन चुनाव हो, उसमें लगातार कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी हार रही है, क्योंकि उनकी जीतने की औकात ही नहीं है, औकात नहीं है। अब एक भी मुझे नहीं लगता कि इन जो 29 कॉरपोरेशन है उसमें एक भी कॉरपोरेशन में कांग्रेस अपनी खुद की ताकत पर, बहुमत पर मेयर बनाएगी, ऐसी सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब साफ था कि लोकसभा में जो इनके खाते में 13 एमपी आ गए कांग्रेस के, वो उनकी जीत नहीं थी, लेकिन वो उसको बड़ी जीत समझ बैठे और फिर जी। उसी नशा में और हारते जा रहे। और गलती केवल उस समय कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई भाऊ, उद्धव ठाकरे को भी गलतफहमी हो गई थी और वो मुख्यमंत्री पद उनका चेहरा घोषित करो पहले, इस जिद पर अड़ करके बैठ गए थे। बिल्कुल नहीं, उनको क्यों, मीडिया को भी गलती हो गई थी ना। अरे बीजेपी का और महायुति का सुपड़ा साफ हो गया, ये खबरें किसने दे दी थी? वही बात उत्तर प्रदेश में साबित होगी। उत्तर प्रदेश में अगर 37 सीटें मिली इसलिए अखिलेश को पर निकल आए, वो ऊंचे ऊंचे आसमान पर उड़ रहा है, तो गलतफहमी उसकी भी दूर होगी। अगले साल चुनाव होने दो। तो एक बात होती है कि जब आपको बीजेपी और बाकी पार्टियों में मैं एक फर्क करता हूं, बीजेपी अगर हार जाती है तो भी आत्मपरीक्षण करती है, और जीत जाती है तो भी आत्मपरीक्षण करती है, और बड़ी ताकत से जीत जाती है तो भी बीजेपी आत्मपरीक्षण करती है। ये फर्क है। तो बीजेपी, और मुझे याद है लोकसभा की हार के बाद मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे, बीजेपी वाले भी गुस्सा हो गए थे, लेकिन बीजेपी के मीडिया सेल ने मुझे लीगल नोटिस तक भेजने तक किया था। लेकिन मेरा तो नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो कुछ मैंने उनको निंदा की थी या आलोचना की थी, उससे बीजेपी के लोग सावध हो गए, काम में लग गए और विधानसभा बड़ी ताकत में जीते। आज तक इतिहास में महाराष्ट्र की विधानसभा में जितनी ऊंचाई पर बीजेपी नहीं पहुंची थी, उतने ऊंचाई पर पहुंची। इतना ही नहीं है, उनके साथी 2 थे, एकनाथ शिंदे हो या अजीत दादा हो, उनकी भी विधानसभा में ताकत बढ़ गई। तो ये बात, अजीत दादा तो 40 एमएलए लेकर आ गए थे, लेकिन इस चुनाव के बाद उनका 1 सीट बढ़ गया, 41 हो गया। एकनाथ शिंदे जो 40 लेकर आए थे, लेकिन जितना पिछले चुनाव में उद्धव ने जीता था उससे 1 एमएलए अकेले एकनाथ शिंदे ने ज्यादा जीत लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर मेहनत करते हो तो जीतना आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। और कभी किस्मत से कुछ लॉटरी लग जाती है, अगर आप उसको ताकत समझकर बैठो
तो आपको हराने के लिए या आपका नुकसान करने के लिए कोई दुश्मन की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही बात आपने कही है भाऊ। मैं उद्धव ठाकरे का एक बयान देख रहा था भाऊ, जरा पाठकों और आपसे भी शेयर करता हूं। इन्होंने कहा कि कुछ लोग ठाकरे का नाम मिटाने की ताक में हैं, मंसूबे सफल नहीं होंगे। और महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के दौरान पहली बार धन बल का प्रयोग किया गया। जो मोटे तौर पर जिस्ट है इनके बयान का, वो मैं पढ़ देता हूं, खबर तो ये बड़ी है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन वाले मुंबई को निगलना चाहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में पहली बार बड़े पैमाने पर धन बल का इस्तेमाल हुआ। फिर इन्होंने कहा कि बीएमसी के नतीजे पार्टी की उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे, इसके बावजूद नगर निगम में विपक्ष एक मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। विपक्ष को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे मतदाता सूची में खामियां। अगर शिवसेना यूबीटी ने दोहरे मतदाताओं की पहचान नहीं की होती तो नतीजे और भी अलग होते। ये जो इन्होंने बयान दिए हैं कि एक तो मुंबई को निगलना चाहते हैं, एक ये कह रहे हैं कि धन बल का उपयोग हुआ, मतदाता सूची का सवाल उठा रहे हैं। ये कितने तार्किक हैं भाव? नहीं, वो तो ठीक है। देखो, बयानबाजी तो करनी पड़ती है, अपोजिशन में बैठे। पहली बात यह है कि इन्होंने अगर मोर्चा निकाला था जस्ट चुनाव की तारीख डिक्लेयर होने से पहले और 8 दिन में इनको चाहिए वैसा उसमें सुधार आ गया, ये तो नहीं मान सकते। ये राहुल गांधी की लाइन पर जाकर एसआईआर का खिलाफ मोर्चा निकाला था, इसलिए वो बात करें। दूसरी बात, धनबल का इस्तेमाल मुंबई में जो हुआ उन्होंने देखा तक नहीं है। 85 में जब शिवसेना पहली बार बीएमसी की सत्ता हासिल की उन्होंने 85 में, उस वक्त धनबल का इस्तेमाल बहुत बड़ा हुआ था। तो मिलिंद देवरा जो है, उनके पिताजी मुरली देवरा मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उसमें और उस वक्त शिवसेना के पास इतना भी पैसा नहीं था कि एक एक कैंडिडेट का कुछ अलग से पोस्टर निकाले। पूरे के पूरे मुंबई के लिए एक ही पोस्टर सुभाष देसाई जो है उन्होंने बनाई थी, और एक ही पोस्टर हर वार्ड के लिए बनाई गई थी, और फिर भी जीत गए थे। तो धनबल से कोई जीतता है या धनबल से कोई हरा सकता है, ये मैं मानता नहीं। और तीसरी बात जो आपने कही कि विपक्ष बड़ा तगड़ा हुआ है, अरे आप तो सत्ता में थे, आप सत्ता में थे ना। विपक्ष तो तगड़ा हुआ है क्योंकि विपक्ष सत्ता में आया है। बीएमसी में जो विपक्ष था बीजेपी, वो जीत कर आया है, आप तो हार गए। तो विपक्ष किस साइड से बोल रहे हैं ये ढूंढना पड़ेगा। लेकिन कहने की बात यह है कि इनको राजनीति समझती ही नहीं है, और इसलिए उसका विवरण कैसे करें इनको पता नहीं। बस गलत है, भाजपा गलत है, भाजपा चोर है, यही बोलते रहेंगे, इससे आगे नहीं निकलेंगे। उनके बयान में कोई दम नहीं है, क्योंकि धनबल कहां नहीं इस्तेमाल हो रहा। आपने नहीं किया, बड़े बड़े मीटिंग आप कर रहे थे, बड़े बड़े एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप 5 स्टार होटल में रह रहे और धनबल की बात कर रहे हो। बीजेपी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी के ऑफिस में हो रही है, और आप दोनों भाई इकट्ठा हुए और सीट का बंटवारा करेंगे ये कहने के लिए आप पत्रकारों को बुलाते हो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ करते हो? तो 5 स्टार होटल में करते हो। तो धनबल का इस्तेमाल कौन कर रहा है? आप भी कर रहे हो। तो इसलिए ये बयानबाजी, अब लोगों को उस पर विश्वास नहीं रहा है, लोग सुनते भी नहीं उसको, यानी गंभीरता से लेते भी नहीं। लेकिन बातें तो चलती रहेगी। अब इतना क्या बोलते, मीडिया इतना फैला हुआ है कि जिस ढंग से देखता हूं मैं, करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं तो मुझे लगता है किसी दरगाह मस्जिद या मंदिर के बाहर भिखारी खड़े। इस ढंग से अगर पत्रकार खड़े रहते हैं जाकर, तो एक हंसी का कारण, मजाक का कारण बन जाता है।
इतनी देखो, कम से कम 100-150 पत्रकार हम कहीं भी कैमरा और माइक लेकर दौड़ते हुए देखते हैं। क्या मजाक बना रखा है मीडिया का? तो अगर जो सेठ आता है किसी मंदिर में या दरगाह में, तो भिखारी उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो वो कुछ सिक्के उनके और फेंक देता है, उसी तरीके से बयानबाजी हो शुरू हो जाती है। तो वो गंभीर पद से लेने की जरूरत नहीं है। भाऊ, एक बात ये भी कही जा रही है कि 2019 से पहले उद्धव ठाकरे के पास सब कुछ था। केंद्र सरकार में भी मंत्री था, राज्य में भी इनकी भागीदारी थी देवेंद्र फडणवीस सरकार में, मुंबई में भी मेयर इनका था, और आज ना केंद्र सरकार में कोई भागीदारी, ना राज्य सरकार में कोई हिस्सेदारी, और अब मेयर पद भी गया, यानी बीएमसी भी गई। तो जो प्राणवायु मानी जाती थी बीएमसी अल्टीमेटली, कि चलो बाकी तो एक घटनाक्रम है, स्थितियां परिस्थितियां हैं, वो चीजें उसके वशीभूत हो गया, लेकिन बीएमसी भी गई। तो अब ये सर्वाइवल का प्रश्न है इनके सामने, पार्टी चलाएंगे कैसे, और अगले 3 साल जब तक के लोकसभा चुनाव ना आ जाए तब तक ये एकजुटता दोनों भाइयों में रह पाएगी नहीं रह पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नहीं, एकजुटता रहेगी ना रहेगी ये सवाल मुझे गंभीर नहीं लगता, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी को बड़ी ताकत में, संख्या में पार्षद नहीं मिले। लेकिन एक बात हमको समझना चाहिए कि अपोजिशन में पार्टी चलाना बड़ा मुश्किल होता है और सीरियस काम होता है। कि मैं तो मानता हूं कि पार्टी चलाना अपोजिशन के लिए बड़ी मुश्किल की बात होती है। कमिटमेंट चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, आपकी विचारधारा हो, आपकी जो भूमिका है, आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो एजेंडा है, उसके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। और समर्पण होगा तो उस एजेंडे के लिए, प्रोग्राम के लिए आप रास्ते पर उतर जाओगे। ये अभी चुनाव में भी नहीं घूमे। अब 29 कॉरपोरेशन के चुनाव थे, ये 5 कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए उस महानगरों में गए तक नहीं है। तो अगले 3-3.5 साल पार्टी चलाने का मतलब आंदोलन होता है। कोई भी अपोजिशन से पार्टी उभर कर सामने आती है, जो सत्ता में बैठे उनको चैलेंज करती है, तो वो जनमानस में आंदोलन के जरिए अपनी आवाज निर्माण करती है और उसका सत्ता को डर होता है। अगर आप अपने चुनाव जीतने के लिए घर से बाहर नहीं निकलते तो आप 3 साल क्या करोगे? अस्तित्व का तो सवाल है ही। ये विधानसभा के नतीजों के बाद सामने आया था। अपोजिशन लीडर के लिए कम से कम 29 एमएलए हाउस में चाहिए, आपके सिर्फ 20 है। तो वो 1-1.5 साल, अब मानो 1.5 नहीं 1.25 साल तो हो गया विधानसभा चुनाव का। आज तक महाराष्ट्र विधानसभा में अपोजिशन लीडर डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो अभी स्पीकर पे मेहरबानी पर है, आप हक से नहीं मांग सकते। तो ऐसे में इनको 1 साल से ज्यादा टाइम था मेहनत करने के लिए, कि भाई आज ना कल चुनाव तो होने वाले हैं। जैसे हमेशा बोला जाता है, आजकल के एनालिसिस एक बात हम बार बार सुनते हैं कि बीजेपी साल भर 24/7 इलेक्शन मोड पर रहती है। अरे तुमको किसने रोका है? तुम भी इलेक्शन मोड पर रहो। विधानसभा हारने के बाद इनको भी जरूरी था इलेक्शन मोड में रहो। 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में, 2 साल बाद और बीएमसी का चुनाव तो होने वाला था। आपने किया क्या? मराठी मीडिया में डंका पीटा गया, 2 भाई साथ आ गए, कितनी बड़ी बात हो गई। 5 जुलाई की बात है, दोनों भाई वर्ली के डोम में बड़ा प्रोग्राम हुआ, इवेंट हुई, उसमें दोनों भाई नाट्यमय रीति से इकट्ठा आ गए, एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाला, आलिंगन दिया, और उसके बाद किया क्या? 5.5 महीने ये लोगों के सामने कोई कॉमन एजेंडा लेकर या गठबंधन करके लड़ेंगे कहने के लिए भी साथ नहीं आए। हाँ, एक दूसरे के घर केक खाने गए या लड्डू खाने गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ।
अगर आप सही है। चुनाव जीतने के लिए मेहनत नहीं करते 6 महीने में 8 महीने में आने वाला, तो 3.5 साल के बाद जो चुनाव है उसके लिए आप मेहनत कभी करोगे, कैसे करोगे, उसके लिए आंदोलन की जरूरत होती है। अगर नहीं है तो आपके साथ जो कार्यकर्ता है, फॉलोअर है, उनको पकड़ के रखना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है इनके सामने अस्तित्व की लड़ाई है तो है, बिल्कुल है। और वो आज की नहीं है, 1.5 साल 1.25 साल पहले से शुरू हुए, जब आपने विधानसभा चुनाव हारा था। तो आप उस वक्त अगर सीरियस नहीं है, और बुरी बात लगती है जब पूरा मराठी मीडिया मानो ठाकरे बंधुओं के लिए काम कर रहा था, पूरा का पूरा मराठी मीडिया मानो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा था, तो आपके साथ था। यानी जितना मराठी मीडिया ने बीएमसी और कॉरपोरेशन चुनाव के लिए लड़ाई ठाकरे बंधुओं के लिए की, उतनी लड़ाई या मेहनत इन्होंने खुद नहीं की। बिल्कुल। और इसके बावजूद अगर आप हारते हैं तो 3.5 साल या 3 साल के लिए आप क्या करोगे, ये बड़ा सवालिया निशान है। भाऊ, आखिर में ये जानना चाहूंगा कि मुंबई को मेयर कब तक मिलेगा और कौन हो सकता है? मुझे लगता है कि फरवरी के पहले हफ्ते में शायद हो जाएगा, क्योंकि देखो आज हम बोल रहे हैं तो 24 जनवरी है, कल रविवार है 25 जनवरी और सोमवार को 26 जनवरी, यानी लगातार 2 दिन की छुट्टी के दिन आ गए। तो इस चुनाव के लिए 2 बातें हैं। सब जो कॉरपोरेशन में चुनकर आए कारपोरेटर हर पार्टी के हैं, उनके गुट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अपना लीडर बताना पड़ता है, और उसके बाद कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से एक नोटिफिकेशन निकलता है मेयर चुनाव के लिए। सबसे पहला काम मेयर का चुनाव होता है, और उसके लिए मुझे लगता है कम से कम 5 या 7 दिन का टाइम देना पड़ता है। तो एक बात साफ है, 27 या 28 तक इसका नोटिफिकेशन निकल नहीं सकता, यानी और 3 या 4 दिन, और उसके बाद 7 दिन का टाइम आप लगाते हैं तो तारीख फरवरी में जाएगी। अब कौन होगा ये, हाँ जो भी होगा वो बीजेपी का होगा और महिला होगी, ये बोल सकते हैं, क्योंकि महिला आरक्षण निकला है मुंबई के मेयर पद के लिए। तो बात साफ है, होगा तो बीजेपी का और महिला होगी। और इसके लिए बाकी जो छोटे मोटे स्टैंडिंग कमेटी वगैरह, उनका सीट का बंटवारा शायद हमारे चीफ मिनिस्टर आज 24 तारीख को रात तक लौट आएंगे। उसके बाद एकनाथ शिंदे वगैरह है, युति के नेता और है, बीजेपी के नेता है, उनके साथ बैठक हो जाएगी तो उसमें तय करेंगे नाम वगैरह। अर्थात उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया होगा, बीजेपी के जो यहाँ लोकल लीडर्स है उन्होंने शॉर्टलिस्ट तो नाम किए होंगे कि भाई ये महिला है, ये 5 महिलाएं, उनमें से किसी को चुनना पड़ेगा वगैरह वगैरह। लेकिन चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अगर टॉप मोस्ट लीडर है महाराष्ट्र के लिए, यूटी के भी और बीजेपी के, तो वो आने के बाद ये बातें तय होगी। और ये बातें तय होने के बाद इनका जो फॉर्मेलिटीज है वो शायद 27 या 28 को पूरी होगी। तो उसके 7 दिन बाद अगर हम काउंट करते हैं तो 4 या 5 फरवरी तक मुंबई को नया मेयर मिल जाएगा। और ये शिवसेना की तरफ से, मीडिया की तरफ से जो ये हवा बनाई जा रही है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि 2.5 साल मेयर रहे और अब तो फैसला दिल्ली में होगा, ये जो हवाई बातें हैं, ये हवाई बातें हैं या इनमें कोई तथ्य है भाऊ? नहीं, मैंने तो सुना है, अभी तक मैं उसका वेट कर रहा हूँ। मराठी या मुंबई के मीडिया में 2.5 साल के लिए राष्ट्रपति भी शिवसेना का होना चाहिए, डिमांड एकनाथ शिंदे ने की है। ये खबर की मैं प्रतीक्षा में हूँ। 2.5 साल के लिए उपराष्ट्रपति, 2.5 साल के लिए राष्ट्रपति शिवसेना शिंदे गुट का होना चाहिए, ये डिमांड रख के मुंबई के मेयर का चुनाव रोका है एकनाथ शिंदे ने। इस खबर का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इस खबर की कब आती है देखते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप लाइक बटन जरूर दबा दें। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर भी करें, अपने मित्रों को भेजें, साझा करें
और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। भाऊ के 2 चैनल हैं, मराठी में प्रतिपक्ष आप जानते ही हैं और हिंदी में प्रतिवाद। दोनों को सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।